कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध को पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग अति पूंजीकरण। तो अति पूंजीकरण होता क्या है? जब एक व्यापारिक संस्था अपने कुल विनियोजित पूंजी पर उचित मात्रा में आय अर्जित करने में लगातार असफल रहती है, 1-2 साल नहीं परंतु लगातार जब कुल जो विनियोजित पूंजी है उस पर उचित मात्रा में आय अर्जित करने पर असफल रहती है, तो इसको अति पूंजीकरण कहते हैं। और इस स्थिति में वह समता अंशों पर उचित लाभांश घोषित नहीं कर पाती है और जिसके कारण समता अंशों का जो बाजार मूल्य है वो कम हो जाता है। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी की औसत आय की तुलना में कंपनी की विनियोजित पूंजी अधिक होती है और इसकी परिभाषा देते हुए गस्टनबर्ग ने कहा है, एक निगम को उस समय अति पूंजीकृत कहा जाता है जब इसकी आय निर्गमन अंशों और मांडों पर एक उचित दर से प्रत्याय देने के लिए अपर्याप्त हो। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अति पूंजीकरण बराबर संपत्तियों का वास्तविक मूल्य यदि वो पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाता है तो उसको हम अति पूंजीकरण कहते हैं। तो अति पूंजी के लक्षण हैं जब कंपनी अपनी जैसे फर्मों की तुलना में कम आय अर्जित करती है। दूसरा लक्षण है जब वह निरंतर उचित प्रत्याय अर्जित करने में या उचित आय अर्जित करने में असफल रहती है। या इसका लक्षण है उसकी जो निर्गमित प्रतिभूतियों का पुस्तकीय मूल्य कंपनी की संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है और जब कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य इनके समता मूल्य से कम हो जाता है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं? कारण है पहला, अधिक प्रवर्तन व्यय। जब किसी कंपनी के निर्माण के समय अत्यधिक या अनुचित प्रवर्तन व्यय किए जाते हैं तो ये अति पूंजीकरण को जन्म देते हैं। दूसरा, अधिक पूंजी का निर्गमन। जब किसी कंपनी में आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन किया जाता है और कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक रकम एकत्रित हो जाती है तो इसमें अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। तीसरा, प्रवर्तन के समय आय का अधिक अनुमान। जब कंपनी प्रवर्तन के समय अर्जित की जाने वाली आय का अधिक अनुमान लगाती है तो ये अति पूंजीकरण का कारण बनता है। चौथा कारण है स्फीति काल में कंपनी का निर्माण। जब स्फीति काल या मंदी काल बोलते हैं उस समय कंपनी का निर्माण किया जाता है तो अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है क्योंकि उस समय संपत्तियों को खरीदना महंगा पड़ता है। पांचवा कारण है उदार लाभांश नीति। जब कुछ कंपनियों के प्रबंधक अपनी साख बनाने के लिए उदार लाभांश नीति अपनाते हैं तो इसके लिए वो ऊंची दरों पर लाभांश घोषित करते हैं और जिससे अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। उसके बाद है अधिक ब्याज पर ऋण। जब कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋणों का सहारा लेती है तो एक बहुत बड़ा भाग ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है और जिससे कंपनी की आय में विपरीत असर पड़ता है और अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। सातवां है सरकारी कर नीति। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली कर नीति के कारण भी अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। आठवां कारण है अपर्याप्त कोष। कंपनी की आय अर्जन क्षमता उसके पास उपलब्ध विभिन्न कोषों की मात्रा पर निर्भर करती है। जो कंपनी अपने लाभों में से एक भाग विभिन्न कोषों और संचयों में हस्तांतरित नहीं करती तो कंपनी की अर्जन क्षमता जो है वो कम हो जाती है और अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। नौवां है दोषपूर्ण अवशयन नीति। यदि उद्योग पर्याप्त अवशयन की व्यवस्था नहीं करते हैं या अवशयन कोष की व्यवस्था नहीं करते हैं तो कुछ वर्षों के बाद उनकी संपत्तियों की उत्पादन क्षमता कम होने से आय भी कम हो जाती है जिससे कि अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। और 10वां है उचित कोष का अभाव। उद्योग की आय अर्जित करने की क्षमता उद्योग के पास उपलब्ध कोषों पर निर्भर करती है, अतः कंपनी में उचित कोषों का होना बहुत आवश्यक है। यदि कंपनी अपने लाभों का एक भाग कोषों के रूप में सुरक्षित नहीं रखती है तो उसकी आय अर्जन क्षमता कम हो जाती है और इससे अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। तो अति पूंजीकरण
मुख्य रूप से जब कंपनी की अर्जन क्षमता लगातार कम हो जाती है तो उसको अति पूंजीकरण कहते हैं। साथ ही हमने उसके लक्षण भी देखा और उसके कारणों को भी देखा। अगले वीडियो में हम लोग अति पूंजीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको देखेंगे।